हर 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स और इस वीडियो को देख लेने का दूसरा मतलब सीधा सीधा ये है कि वीडियो आपने देखी और आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस को बताते बताते एक कांस्टेंट आ गया था रो, जिसे मैंने कहा था ये रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पूरा ध्यान दे रहे हैं, 4 बच्चे थे लगभग, 4 या 5 होंगे, जिन्होंने रेजिस्टिविटी के बारे में मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे अपनी समस्याएं डाली। सर ये क्या है, ये कांस्टेंट रहता है क्या, ये है वो है। उन्हें क्वेश्चन क्या पूछे तो दूसरी बात है, पर उन्हें क्वेश्चन पूछे ये बड़ी महान बात है। उनके उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें तो कुछ करना ही है। प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी पे बात छोड़ी थी, पहले उसको ख़त्म कर लें, फिर ओम्स लॉ को समझ लें और इस वीडियो की कहानी ख़त्म फिलहाल। पर ये दोनों बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैं चाहता हूँ भूलोगे ही नहीं, जब एक बार ढंग से सुनोगे कभी नहीं भूलोगे। जब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ गया था, तो कांस्टेंट को हटा के रो इंटू L अपॉन A आ गया, और मैंने इसको रो को कह दिया था रेजिस्टिविटी। प्यारे बच्चों, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड है। लेंथ को आधी कर दो, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ए को डबल कर दो, 2 कर दो, 2A, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। पर रो तो उतना ही हुआ ना। यानी रो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि उस कंडक्टर को आधा कर दिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कम कर दिया, वो तो चौक के ऊपर डिपेंड है, वो तो उस कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है जिस चीज़ का वो बना हुआ है, मटेरियल। अगर कॉपर है तो कॉपर का डिस्टेंस कितना है, तो भाई बताओ उसकी लंबाई कितनी है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। पर हम कहेंगे रेजिस्टिविटी कितनी है, तब इस बात की जरूरत नहीं है कि कितनी लेंथ का है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है। उसके लिए तो जरूरत इतनी है कि भैया तांबा है ना, कॉपर है ना, हाँ, तो इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है। कॉपर का बैट, कॉपर की बॉल, कॉपर का कोई टॉय, सबकी रेजिस्टिविटी एक जैसी। रेजिस्टिविटी का मतलब इससे नहीं है कितना बड़ा छोटा है, रेजिस्टिविटी का मतलब उससे है कि किस मटेरियल का बना है। प्यारे बच्चों, वैसे तो खास तौर पे ये वीडियो खास तौर पर मेरे अपने विद्यालय गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज हरिद्वार के लिए बन रही है। इस विद्यालय के 10th क्लास के बच्चे अटेंडेंस के तौर पे, इट इज़ सीक्रेट फॉर यू, अटेंडेंस के तौर पे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में आ जाने का मतलब होगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी अटेंडेंस लग गई। और इस विद्यालय से बाहर के बच्चे को कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। परंतु गायत्री विद्यापीठ के बच्चों के लिए ये अटेंडेंस है। ओके, कंटिन्यू। इसमें पता चल जाएगा वीडियो कौन देख रहा है और कौन बस अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ओके, और खुद को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
क्लियर? चलिए जी, इसके ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पहले चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी, फिर इसके ऊपर क्या सा क्वेश्चन आ सकता है ये करके इसकी कहानी खत्म करो। रो इज इक्वल टू ए को धर लो आर के साथ, आर इंटू ए अपॉन एल, इफ एल भी यूनिट कर दें और ए भी यूनिट कर दें, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 और अपॉन 1, यानी कि रो इज इक्वल टू आर। ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये कोई मैटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है। अब चाहे इसका थोड़ा सा पार्ट लें, चाहे बहुत सारा पार्ट लें, चाहे सारा ले लें, रेजिस्टिविटी सबकी जैसी रहेगी। हाँ, रेजिस्टेंस बदलेंगे। आप इसमें से इतना पार्ट लें, उसका सिलेंडर बनाए जिसकी लंबाई 1 रखें और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 रखें। ये दोनों 1 का अगर कर दोगे तो फिर भैया जो भी इसका रेजिस्टेंस आया वही इसकी रेजिस्टिविटी है। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल है जो उस मटेरियल का बना हुआ हो, यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो। जैसे हमें किसी मटेरियल अगड़म बगड़म भू, ये मटेरियल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, अगड़म बगड़म भू की रेजिस्टिविटी चाहिए, तो हमें उस अगड़म बगड़म भू का इतना मटेरियल उठाएंगे कि उससे हम यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का सिलेंडर बना सकें। तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही उसकी अगड़म बगड़म भू की रेजिस्टिविटी होगी। तो राइट द डेफिनेशन, इसको सुन के ये नोट कर लेना, ये नोट कर सकते हो। इसके बाद रेजिस्टिविटी, अब अगड़म बगड़म भू अब मत लिख देना, कॉपी में मत लिख देना, खाली सुनने के लिए था बस। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is defined as the resistance of a body of that material having unit length and unit cross sectional area। बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यूनिट ऑफ रो, रो की यूनिट इसमें तो ओम होती है, और मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर बच जाएगा ऊपर, ओम मीटर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा इससे संबंधित? किसी वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसको खींच के, तो लंबाई बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो वही रहेगा। खींच के इसको डबल कर दिया, अब इसकी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये तो आप बचपन से जानते हो कि इसी मेटेरियल को खींच के लंबा कर दे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। और आज इस वीडियो को देख के ये भी जान चुके हो कि रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि तांबे को खींच के तांबा ही रहेगा, लोहा नहीं बन जाएगा वो। जब तांबा ही रहेगा तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, मटेरियल वही है। समझ में आ रहा है? अटेंडेंस का ध्यान रखना, नोट करूंगा अपने स्टूडेंट इस बात को। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ए कंडक्टर हैज 10 ओम रेजिस्टेंस, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ बिकम्स डबल, देन व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ न्यू कंडक्टर? तो लेट L be the length and A the cross section area initially. In second, then and resistivity रोमा दोनों की रो ही रहेगी। Then resistance R जो कि 10 दे रखा है, 10 is equal to rho into L upon A।
इन न्यू केस L becomes now 12। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा ये निकालिए। सिंस वॉल्यूम इज सेम, यहां वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर दिया था, ए रखा पाई आर स्क्वायर एच लंबाई एल, ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो गया, वहां पे ए डैश इंटू लंबाई होगी 12, एल एल कैंसिल, तो ए डैश इज ए बाई 2, नया क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए बाई 2। ओके, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, रो तो अब भी उतना ही रहना जितना पहले था, लंबाई कितनी होगी अब 12, एरिया कितना हो गया ए बाई 2, ये 2 पर पहुंच जाएगा, 2 2 जा 4 बाहर निकाल दो, बाकी रो एल अपॉन ऐसे रहेगा, रो एल अपॉन ए और रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू 10 इंटू 4 और आएगा बस 40 ओम, 10 ओम से अब इसका रेजिस्टेंस 40 ओम। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, चलिए जी, इस वीडियो की आखिरी कड़ी ओम्स लॉ। अब तक जो मैंने बताया उसमें रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, यूनिट और इससे संबंधित न्यूमेरिकल, इसकी तैयारी आप अपनी एनसीईआरटी बुक या साइड बुक से कर लें। इस वीडियो को देखते करना शुरू कर दें, जो भी दिक्कत आती है मुझे एकदम पूछ लें। गायत्री विद्यापीठ के बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कंडक्टर है, इस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। ये पिछले मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत बढ़िया तरह समझा दिया और पिछले वीडियोस में भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया। करंट फ्लो समझा रहा हूं, लिखना क्या है छोड़ो। ये देखा गया कि जब V वोल्ट 5 वोल्ट लगाया गया और करंट मान लो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये देखा गया कि अगर इसको 10 वोल्ट कर दिया डबल, तो ये भी डबल, और उसको 3 गुना कर दिया तो ये भी इसका 3 गुना। यानी V और I का जो रेशियो आता 5:1 अब भी तो नहीं आ रहा, 10.2 is 5, अब भी तो नहीं आ रहा, 15.3 अगेन 5। V बदलते रहो तो I भी बदलता रहेगा पर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये ओम्स लॉ है। ओके, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडक्टर एक ही होना चाहिए गिवन कंडक्टर, और सारे फिजिकल स्टेट एक जैसे होने चाहिए तब, यानी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर वगैरह ये ना बदले। तो जितना जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट भी उतना ही गुना बढ़ता चला जाएगा ताकि रेशियो मेंटेन रहे। अब ये कह सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I, ये भी कह सकते हो I प्रोपोर्शनल टू V, ये भी कह सकते हो कि V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट है। तीनों का मतलब एक ही, ठीक है। तो कुछ भी एक चीज लिख दोगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या लिखेंगे ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में, डायग्राम देखिए कैसे बनता है। ये जैसे आपने सेल या बैटरी लगा दी, पर एरो बनाने में ये है कि आप इसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। वोल्टेज तो चेंज करना बार बार 5, 10, 15। और ये कंडक्टर है, इसमें फ्लो होने वाले करंट को यहां से यहां तक कहीं पे भी या यहां से कहीं पे भी एक एमीटर लगा दो। यहाँ लगा एमीटर जो है
उसकी उसने बता दी कितना करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, और यहाँ गैलोमीटर लगा या वोल्ट मीटर लगा, कितना वोल्ट मीटर लगा दिया गया, ये नाप लेगा। एमीटर हमेशा 20 रास्ते में लगा दोगे, और गैलोमीटर या गैलोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर सीधा उसके दोनों एंड्स में लगा दो जिसका वोल्टेज नापना है, इसे बोलते हैं पैड। एमीटर ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज इन मेन सर्किट, बीचों बीच कहीं भी लगा दो, एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैड। ऐसा डायग्राम बना लेंगे, वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, इसकी उसकी आगे बढ़ती रहेगी, तो ये बता रही है 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, इसकी आगे बढ़ती रहेगी, तो बताती रहेगी अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एम्पियर। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, और एक स्टेटमेंट लिख दो ओम्स लॉ के आगे। करना क्या है, हेडिंग, डायग्राम और स्टेटमेंट। For a given conductor, the ratio of potential difference applied across it to the current flowing through it is always constant. Listen once again. For a conductor, ratio of potential difference applied across it and current flowing through it is always constant. ठीक है जी, वोल्टेज आप बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, करंट भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और जो भी पॉइंट्स आएंगे वो एक सीध में आएंगे। V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आएगा ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाली बात आती है तो स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ। ओके, तो स्टेटमेंट क्लियर। 2 बातों के लिए वीडियो बनाई गई है। पहली बात, रेजिस्टिविटी जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो जितने टुकड़े कर लो उसके रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। दूसरा, ओम्स लॉ, किसी कंडक्टर वोल्टेज लगाते रहो, जितना गुना बढ़ाते रहोगे करंट भी उतना ही गुना बढ़ता रहेगा, यानी कि रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये 2 चीज़ इस वीडियो को देख के रिटर्न प्रोसेस में अपडेट कर लें। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लें। ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करते रहो, इस चक्कर में ना रहो कि ऑफलाइन शुरू होगी तब पढ़ेंगे ढंग से। ये जो दिन बीत रहे हैं ऑनलाइन प्राप्त कर लो ज्ञान को। ओके, बाय।